2019 जनवरी सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई मेंस 2019 जनवरी सेट है ना, जनवरी 10 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। A 20 Henry inductor coil is connected to a 10 ohm resistance. ठीक है, it is a question of LR circuit. Resistance is given to you which is 10 ohm and inductor is connected to it of inductance 20 Henry. ठीक है, इंडक्टेंस भी पता है हमको, रेजिस्टेंस भी पता है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बैटरी से हमने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, नाउ इट इज गिवन दैट द टाइम एट विच द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेट एट विच द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्लास में हम यही कंसेप्ट बार बार डिस्कस करते थे। इंडक्टर का काम क्या होता है बेटा? देखो, इंडक्टर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, है ना। इंडक्टर का काम क्या होता है बेटा? इंडक्टर का काम होता है टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बार हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। और जो आपका रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर जो होता है, यहाँ से एनर्जी डिसिपेट होती है। हीट के फॉर्म में एनर्जी इज डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना शानदार पूछा गया है कि जब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, जिसका ईएमएफ आपको ई दे रखा है, उसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो हमें वो टाइम निकालना है। वी हैव टू फाइंड द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल बी इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। ऐसा टाइम कैलकुलेट करो कि जितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रही है उतनी एनर्जी आपकी डिसिपेट होनी शुरू हो जाए। वो कौन सा टाइम होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमें ऐसा टाइम निकालना है जब हमारा एनर्जी डिसिपेशन जो रेजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? इंडक्टर में जितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? तो एक बार इसको ट्राई करके देखो। एनर्जी स्टोर इंडक्टर में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होगा? हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है ना। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किसके बराबर होता है? हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। हम सबको पता है, कितनी बार हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विच इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। और जो रेजिस्टर के अक्रॉस आपका एनर्जी डिसिपेट होगा दैट इज योर आई स्क्वायर आर। रेजिस्टर में से कितना एनर्जी निकलेगा? आई स्क्वायर आर के बराबर एनर्जी निकलेगा। तो ये दोनों एनर्जीज जब सेम हो जाएगी आपकी, है ना, ये दोनों एनर्जीज जब हमारी सेम हो जाएगी, वेरी गुड, तो उसका टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये दोनों एनर्जीज जब हमारी सेम हो जाएगी तो उसका क्या टाइम होगा, मतलब किस टाइम पे वो दोनों एनर्जीज हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है,
तो देखो करंट का इक्वेशन क्या होता है, एलआर सर्किट में करंट का इक्वेशन हम सबको पता है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी. This is the equation of current in RL circuit or you can say LR circuit. ठीक है. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड करो. द टाइम एट विच द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, बेटा एनर्जी की बात नहीं कर रहा है वो, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है. रेट का मतलब होता है टाइम के साथ वेरिएशन. इट इज टेलिंग दैट द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ आई स्क्वायर आर. दिस इज द रेट ऑफ डिसिपेशन which must be equal to rate of storage of energy in the inductor. Rate of storage means d by dt of half of Li square. This will be the rate of storage of energy. This will be the rate of storage of energy and this will be the rate of dissipation of energy. ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तब आपका टाइम क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. दिस इज द क्वेश्चन. काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, जल्दी से इसको सॉल्व करो डिफरेंशिएट करके. अच्छा आई स्क्वायर आर तो ऑलरेडी रेट ही होता है ना बेटा. हाँ आई स्क्वायर आर टी आपका एनर्जी होता है. आई स्क्वायर आर तो आपका ऑलरेडी रेट ही होता है ना. आई स्क्वायर आर पे आप डेरिवेटिव नहीं लगाओगे. आई स्क्वायर आर तो ऑलरेडी इसका यूनिट क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड होता है ना. और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका भी यूनिट क्या आएगा, जूल्स पर सेकेंड ही आएगा. ठीक है, दोनों आपके जो यूनिट्स आएंगे जूल्स पर सेकेंड में होने चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना. आई स्क्वायर आर इज ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड हाफ एल आई स्क्वायर इज योर एनर्जी. इसका रेट निकालने के लिए हमें इसे डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करके देखते क्या रिजल्ट मिलता है हमें. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ जरा. आई स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, तो हाफ इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, सो यू विल गेट 2i di by dt. 2i di by dt. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा देखो, आई स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू, एक i से एक i भी कैंसिल हो जाएगा. देखो बड़े ध्यान से, एक करंट से एक करंट कैंसिल हो गया. तो you will get di by dt which is equal to r by l into I. di by dt which is equal to r by l into I. ठीक है. अब di by dt का वैल्यू हम फाइंड करेंगे. करंट का इक्वेशन हमें पता है ऑलरेडी. देखो आरएल सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी. विल सब्सटीट्यूट हियर ऑन बोथ द साइड्स. विल सब्सटीट्यूट दिस इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स. तो पहले इसको डेरिवेटिव करो. डी आई बाई डी टी यहाँ से कितना निकलेगा, डी आई बाई डी टी निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, आई नॉट के साथ आर बाई एल ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी विच इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू आई. करंट का वैल्यू डायरेक्टली हम ये पुट कर देंगे विच इज आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी. अब देखो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा.
आर बाय एल से आर बाय एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें टाइम का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, मतलब इस टाइम पे आपका दोनों रेट ऑफ एनर्जी सेम हो जाएंगे। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी विच इज इक्वल टू 1। सो यू कैन से ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी विच इज इक्वल टू 1/2। एक्सपोनेंशियल को उधर ले जाओगे तो वो लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका लॉग में कन्वर्ट कर लो इसको। सो यू विल गेट माइनस आर बाय एल इंटू टी इक्वल टू ln2, और पावर -1 इस पे ले जाओगे, पावर -1 इस पे ले जाओगे तो ये ln2 हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। तो टाइम का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यस L/R ln2, ठीक है, टाइम का वैल्यू आपका हो जाएगा L/R ln2। देखो L का वैल्यू आपको दे रखा है 20, इंडक्टेंस का वैल्यू 20 और रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 10। सो योर टाइम विल बी 2 टाइम्स ऑफ ln2। दिस विल बी योर आंसर। सो इतने टाइम पे हमारा एनर्जी का जो रेट होगा, डिसिपेशन एनर्जी का जो रेट होगा, वो स्टोरेज एनर्जी के रेट के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 ln2 वो टाइम होगा जिस टाइम पे जो एनर्जी हमारी जिस रेट से स्टोर हो रही होगी इंडक्टर में, उतने ही रेट से रेजिस्टर से आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। एवरीवन गॉट दिस? यस? बेटा सबको समझ आ रहा है ये? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? बहुत बढ़िया। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ना। मतलब ये वो टाइम था जिस टाइम पे हमारी जो एनर्जी इंडक्टर से निकल रही है और एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रही है और रेजिस्टर से निकल रही है, दोनों के रेट सेम हो जाएंगे। इस टाइम पे दोनों के रेट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, 2019 का क्वेश्चन है ये और जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन मेंस में तो इतना कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। उसी इमेज में देखोगे जो इमेज आप पहले रेफर कर रहे थे, उसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, क्वेश्चन नंबर 4 मेंस 2019, ठीक है। In the circuit as shown in the figure, the switch S1 is closed at time t equal to 0। अब यहाँ पे देखो RL सर्किट दी हुई है आपको वापस अगेन। दिस इज योर रेजिस्टर एंड दिस इज योर इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है और इसके साथ पैरेलल में एक बैटरी कनेक्टेड है। अगेन यहाँ पे एक और स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज योर स्विच S1, दिस इज स्विच S2, दिस इज योर रेजिस्टर एंड दिस इज योर इंडक्टर। बैटरी का EMF आपको E दे रखा है। द स्विच S1 इज क्लोज एट टाइम t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे हमने किसको क्लोज किया पहले? t इक्वल टू 0 पे हमने पहले ये वाले स्विच को क्लोज किया, है ना। मतलब ये वाला स्विच आपका ओपन है, तो जब आप ये वाला स्विच को क्लोज करोगे तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वो सारी ऊपर से घूमते हुए नीचे आ जाएगी। ये वाली ब्रांच में एंटर नहीं करेगी ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका देखो ओपन है स्विच यहाँ, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे हमने किसको क्लोज किया? S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज केप्ट ओपन। एट सम लेटर टाइम द स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, है ना। कुछ टाइम के बाद
S1 को हमने ओपन कर दिया, जैसे कुछ समय के बाद t=t0 पे S1 को ओपन कर दिया और फिर S2 को क्लोज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इनकी बैटरी के साथ कनेक्शन थी तो इनकी चार्जिंग हो रही होगी, कुछ टाइम के बाद जब ये वाला स्विच क्लोज करूँगा तो फिर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप? तो कौन सा ग्राफ इसमें से बढ़िया सा डेपिक्ट कर रहा है इस सिचुएशन को? द बिहेवियर ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ इसमें अच्छे से डेपिक्ट कर रहा है करंट के बिहेवियर को? तो आप खुद का दिमाग लगाओ। जैसे ही आप सपोज करो S1 की को क्लोज करोगे t=0 पे, तो करंट की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे t=0 पे, तो करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, ये वही सिचुएशन है। पहली सिचुएशन आपकी चार्जिंग की सिचुएशन है। देखो, जब आप S1 को क्लोज करोगे तो S2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आपका ये चार्जिंग वाला इक्वेशन लगेगा। और चार्जिंग वाला इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे को। I = I0 1 - e⁻ -r/L × t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, बात समझ आई आपको? अब कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, t=t0 पे हमने ये वाली स्विच को ओपन कर दिया। मतलब बैटरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, LR सर्किट का बैटरी से हमने कोई भी कनेक्शन नहीं रखा, तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो करंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है? I = I0 e⁻ -r/L t-t0। मतलब t-t0 टाइम तक इसकी क्या होगी? डिस्चार्जिंग होगी, है ना? बात समझ आ रही है? तो बढ़िया सा ग्राफ देखो, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल कर्व हो। कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैच हो रहा है, ध्यान से देखो। थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल कर्व होना चाहिए आपका। तो कौन सा कर्व बेस्ट मैच हो रहा है वो आप बताओ मेरे को। चारों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखो, पहला वाला ऑप्शन तो खैर गलत ही है, क्योंकि उसमें तो हर चीज़ लीनियर दे रखी है, तो लीनियर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना? अब आप ऑप्शन से देख के एलिमिनेट करो। फर्स्ट ऑप्शन तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड वाला लग रहा है हो सकता है, क्योंकि सेकंड वाले में देखो करंट पहले इंक्रीज हो रही है, चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग हो रही है, टाइम के साथ करंट डिक्रीज हो रही है। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, तो थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में भी करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब डिक्रीज हो रही है तो वो लीनियरली डिक्रीज हो रही है। तो लीनियर डिक्रीमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारा दोनों चीज़ एक्सपोनेंशियल है। थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, तो फोर्थ वाले में भी इनिशियली देखो वो करंट लीनियर इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारा इक्वेशन ही एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों ही कंडीशन में A, C और D एलिमिनेट हो रहे हैं, तो खाली B ऑप्शन ही बचता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमें खाली इतना ही दिमाग लगाना था कि पहले वाले केस में t=0 पे चार्जिंग होगी और आफ्टर t=t0 उसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना? B ऑप्शन, B सिचुएशन करेक्टली इसको शो कर रही। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मेंस 2019। ये सारे 2019 के क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, जो रिसेंटली पूछे गए एग्जाम में LR सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अ सीरीज AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। अब ये LC सर्किट आ गया हमारा, RL सर्किट नहीं है, अब LC सर्किट आ गया।
इंडक्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन हमने कर दिया, ठीक है, वो भी सीरीज में। इंडक्टर का वैल्यू दे रखा है 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है 120 माइक्रोफेरेड, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, AC सीरीज सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टर भी है इसमें, चलो रेजिस्टर भी लगा दो 60 ओम का, ठीक है। It is driven by a AC source. It is connected to a AC source of 24 volts and 50 hertz. Frequency is also given. Then the energy dissipated in the circuit in 60 seconds. 60 seconds में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी? अब मुझे ये बताओ जरा कि एनर्जी डिसिपेट कहाँ पे होती है। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी और ये बताओ कि एनर्जी का डिसिपेशन कहाँ पे होगा। तीनों कंपोनेंट्स में से एनर्जी का डिसिपेशन आपका कहाँ पे होगा? रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। देखो, कैपेसिटर इज ऑल्सो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस एंड इंडक्टर इज ऑल्सो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। सो जो भी डिसिपेशन हमारा होगा वो सारा का सारा रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, और एनर्जी कितनी डिसिपेट होगी ये भी हमको पता है, विच इज I² RT, और वो करंट कौन सा होगा? RMS करंट। सो I/RMS² इंटू R इंटू T, दिस मस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है। हमें यही कैलकुलेट करना है। तो देखो, हमें रेजिस्टर तो पता है, हमें टाइम भी पता है, अब हमें निकालना क्या है? हमें RMS करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो जल्दी से RMS करंट का वैल्यू फाइंड करके बताओ। और RMS करंट का वैल्यू आप लोग फाइंड करना इजीली जानते ही हो। RMS करंट कैसे निकालोगे? ये LCR सर्किट है बेटा, ध्यान रखो, यहाँ पे L भी है, C भी है और R भी है, तीनों कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले इसका इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पिडेंस कैसे निकालोगे? फेजर डायग्राम बनाओ। चलो, फेजर डायग्राम सबसे पहले प्लॉट करो। दिस इज R, दिस इज XL which lags by 90 degree, XC leads by 90 degree। नेट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? Z is equal to अंडर रूट ऑफ XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R²। नेट इम्पिडेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से XC का वैल्यू फाइंड करोगे 1/ωc, XL का वैल्यू निकालोगे ωL, ओमेगा का वैल्यू कहाँ से निकालोगे? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। जल्दी से बताओ इम्पिडेंस कितना आ रहा है सबसे पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस? हाँ, इम्पिडेंस का ही फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि इम्पिडेंस पता चलेगा और वोल्टेज आपको ऑलरेडी पता है, तो वहाँ से आपको RMS करंट का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। इम्पिडेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वोल्टेज इज ऑलरेडी गिवन टू यू, और वहाँ से आपको I/RMS का वैल्यू पता चल जाएगा कि RMS करंट हमारा कितना होगा, ठीक है। तो जल्दी से निकाल के बताओ इम्पिडेंस का वैल्यू कितना आ रहा है। अब इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा, इम्पिडेंस का वैल्यू आप लोग फाइंड करोगे, जल्दी से बताओ। मतलब जेई में देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पूछा गया है, लेकिन मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको अपना कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इंप्रूव करो और स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पे वर्कआउट करो। एक बार आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए
तो फिर आपको कैलकुलेशन पे वर्कआउट करना है, आपको अपनी स्पीड पे वर्कआउट करना है, एक्यूरेसी पे वर्कआउट करना है। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन क्यों करवाते हो चैप्टर का। रिवीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें सब कंसेप्ट पता होने के बाद भी हमें एक्यूरेसी पे काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। हमें कैलकुलेशन पे काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है ना, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी। चलो जल्दी से करो। फोर 410.06 इतना ज़्यादा इम्पिडेंस आ रहा है क्या? इम्पिडेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? फोर 410.06 इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए बेटा। हाँ देखो यूनिट्स का ध्यान रखो बेटा, ये मिली हेनरी में दिया है। कई बच्चे यहाँ भी मुझे लग रहा था गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। देखो ये मिली हेनरी में है और ये माइक्रो फैरेड में है। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करते। मिली हेनरी का मतलब होता है बेटा 20 × 10⁻³ हेनरी। माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻6 का फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। इम्पिडेंस निकालने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो भी यही आ रहा है और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा मेरे को बताओ एक्सी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? यहाँ से हम चेक करना शुरू करते हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। एक्सी का वैल्यू कितना आएगा? 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50। फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, यस।
और इनटू कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 120 माइक्रोफेरेड, 120 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ से बताओ XC का वैल्यू कितना आ रहा है। $26.53। ऐसा कैसा कैलकुलेशन कर रहे हो। 52 जा 100, 100 इंटू 10⁻⁻⁶ इज 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻³ और 12 पाई, ठीक है। 10⁻³ 1000/12 पाई। इसको डिवाइड करके देखो XC का वैल्यू कितना आ जाएगा। XC माइनस XL का वैल्यू आपका आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, XC माइनस XL का वैल्यू आपका आना चाहिए 20.23, 20.23। दिस इज द वैल्यू ऑफ XC माइनस XL। फिर इसका स्क्वायर करोगे और रेजिस्टेंस का स्क्वायर करोगे विच इज 60 ओम्स, और फिर इसका रूट लोगे तो आपको इम्पिडेंस मिलेगा। XC माइनस XL शुड बी 20.23, मतलब XC आपका बड़ा होगा XL से, तो नेट वेक्टर आपका इधर कहीं जाएगा। दिस विल बी और XC माइनस XL, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो इम्पिडेंस होगा इट विल बी इन दैट साइड Z, आपका रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो यहां से आपको इम्पिडेंस का वैल्यू देखो, अब निकाल के बताओ कितना आ रहा है। मैंने रूट नहीं लिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये सब नहीं चलेगा बेटा। चलो देखो 20.23 का स्क्वायर करो और 60 का स्क्वायर करो, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से। और फिर हमें RMS करंट निकालना है। RMS करंट आपका क्या होगा, विच इज V/Z। RMS करंट विल बी और V/Z। यहाँ से RMS करंट का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, RMS करंट विल बी V/Z। तो RMS करंट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। वोल्टेज इज गिवन टू यू है ना 24, और Z का वैल्यू कितना आएगा आपका 63.18। इसको सॉल्व करके देख लो, 60 से ज़्यादा ही आएगा ना। तो यहाँ से RMS करंट का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 0.379 एम्पियर। इसके बाद आप हीट निकालोगे, कितना हीट का लॉस हो रहा है, विच इज I/RMS² इंटू R इंटू T। यहाँ से फिर हमें हीट का वैल्यू पता चलेगा 0.379 का स्क्वायर इंटू 60 रेजिस्टर, एंड इट इज़ आस्क्ड इन 60 सेकेंड्स, राइट। तो 60 सेकेंड्स में कितना हीट का लॉस हो जाएगा यहाँ से हमें पता चल जाएगा, विच इज़ 517 जूल्स, इसके अराउंड कुछ आएगा, 517 जूल्स। पता चला आपको? यस। तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से ये। इतना बड़ा कैलकुलेशन जेई मेंस में देखो पूछा हुआ है, तो मतलब आने की संभावना है। वैसे मेरे ख्याल से इतना लेंदी कैलकुलेशन कभी वो देंगे नहीं आपको, ऐसा ही देंगे कि वो वैल्यूज़ कट हो जाए। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर बड़े पूछे भी जाते हैं तो वो वैल्यूज़ इस तरह से देते हैं कि आपकी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन अब ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 6 सब रीड करोगे. In the figure shown, a circuit contains two identical resistors with a resistance 5 ohm and a inductance with inductance 2 millihenry. ठीक है, इस तरह का आपको सर्किट दे रखा है. यहाँ पे हमने स्विच लगा रखी है which is connected to a battery of 15 volts and this is connected to a LR circuit. ठीक है, and this is connected again to a resistance. इस तरह का सर्किट आपको गिवन है. This is R, this is R and this is L. ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस हमें पता है 5 ओम के बराबर है. इसका भी रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है. एंड इंडक्टेंस इज ऑल्सो गिवन विच इज 2 मिली हेनरी. एन आइडियल बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सर्किट. एक आइडियल बैटरी कनेक्ट करिए. देन व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड. जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा तो बहुत लंबे समय के बाद, है ना, बहुत लंबे समय के बाद इसमें करंट कितना होगा, इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा. बहुत लंबे समय के बाद इस सर्किट में करंट कितना होगा, जल्दी से बताओ. बहुत लंबे समय के बाद. देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे हमें गौर करना है. बहुत लंबे समय के बाद इसमें इस सर्किट में करंट कितना होगा, बस इसी स्टेटमेंट में आपका आंसर छुपा हुआ है. जिसने इस स्टेटमेंट को अच्छे से पकड़ लिया उसका आंसर आ गया. उन्होंने देखो LR सर्किट आपको एकदम बढ़िया सा डायग्राम बना के दे दिया है और ऐसा बोला है कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड वेरी वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट विल्स द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट. इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. तो जिसने इस बात को समझ लिया कि वेरी वेरी लॉन्ग टाइम का क्या मतलब होता है, ये मैंने कई बार क्लास में रिपीट किया हुआ है. जब मैंने आपको इंडक्टर पढ़ाया था तो मैंने कई बार इस चीज़ को रिपीट किया है. आप में से किसी ने ध्यान रखा कि नहीं रखा मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा. हाँ देखो, मितेश का आंसर आ गया 6 एम्पियर, केशवी का भी आंसर आ गया 6 एम्पियर. वेरी गुड. मतलब इन बच्चों ने वो चीज़ को पकड़ लिया है ना, बहुत बढ़िया. तो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है. देखो बहुत लंबे समय के बाद ये जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, हम सबको पता है. लेकिन तब तक ही होगी जब तक आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा. बहुत लंबे समय के बाद हमारा करंट का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब ये इंडक्टर जो है आपका एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा. इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाएगा बहुत लंबे समय के बाद. तो हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बचेंगे, एक ये रेजिस्टर और एक ये रेजिस्टर. बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 25/10 विच इज इक्वल टू 5/2, है ना. और हम सबको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट. तो यहाँ से हमें करंट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6 एम्पियर. देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन छोटा तब आपको लगता है जब आप इस स्टेटमेंट को पकड़ पाते. बहुत लंबे समय तक अगर हम इसको क्लोज रखेंगे तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. जब करंट की वैल्यू इस ब्रांच में कांस्टेंट हो जाएगी तो ये इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाता है. हमने कई बार देख चुका है. इंडक्टर का सेंस तभी रहता है जब करंट का वैल्यू या तो इंक्रीज कर रहा हो टाइम के साथ या तो डिक्रीज कर रहा हो टाइम के साथ, तभी इंडक्टर का कोई सेंस रह जाता है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7. तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप सिंपली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और विद इन 10 सेकेंड यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 सेकेंड ले लोगे, 1 मिनट ले लोगे. जेई मेंस में एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 मिनट होते हैं.
है ना। 3 मिनट्स के अंदर आपको उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, और ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि कई क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ जाते हैं, कई क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाते हैं, तो एवरेज टाइम जो आपको लगना चाहिए पर क्वेश्चन के लिए वो 3 मिनट के अराउंड लगना चाहिए। एवरेज टाइम बता रहा हूँ, इतने टाइम में हमारा वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। अगर इतने टाइम में हम कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते, फिर हमें उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये तो बात की स्ट्रेटेजीज है। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे सब आओगे। एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट। फिर से देखो, इंडक्टर और रेजिस्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको फिर से डायग्राम बना के दे रहा हूँ। इस तरह का इंडक्टर हमें दे रखा है और इस तरह का एक रेजिस्टर दे रखा है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे फिर दो तरह के स्विच लगे हुए हैं, वन इज योर K1 एंड अनदर इज योर K2 विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी। मेरे को लग रहा है ये सिमिलर कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। दिस इज योर स्विच K2 एंड दिस इज योर स्विच K1। द EMF of the battery is 15 volts and the inductance is 0.03 Henry. Resistance is 0.15 kilo ohms। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द की K1 हैज बीन कीप्ड क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले हमने K1 को बहुत लंबे समय तक क्लोज रखा। फिर से स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, है ना। द की K1 हैज बीन केप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हमने K1 को क्लोज किया। देन एट t equal to 0 K1 is opened and key K2 is closed simultaneously. At t equal to 1 milliseconds the current in the circuit will be, है ना। उसके बाद जैसे ही हमने इस की को झटके से ओपन किया, इसको ओपन किया और इसको क्लोज कर दिया, तो अगेन ये मुझे कुछ चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला ही कंसेप्ट लग रहा है। पहले हमने बैटरी से कनेक्ट करके इस LR सर्किट को चार्जिंग किया, फिर हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट करके इसको डिस्चार्ज होना शुरू करवा दिया। बिल्कुल उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आया है मेंस में, 2015 में रिपीट हुआ है। मतलब 2015 में जो क्वेश्चन आया था वही 2019 में भी सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आ चुका है, जो भी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, है ना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था ना, जिसमें पहले चार्जिंग हो रही थी और फिर डिस्चार्जिंग हो रही थी। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो जल्दी से बताओ, जब लंबे समय तक हम इस की को क्लोज करेंगे तो बताओ इस इंडक्टर का कोई सेंस रह जाएगा? यस और नो? इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। लंबे समय तक आपने इस की को क्लोज किया तो ये इंडक्टर जो है एक वायर की तरह बिहेव करेगा, और अगर इंडक्टर आपका वायर की तरह बिहेव करेगा तो करंट का वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंस्टेंट पे आपका करंट कितना हो जाएगा, V/R विच इज़ 150 ohms विच इज़ इक्वल टू 0.1 एम्पियर। लंबे समय तक के लिए अगर हम इस की को क्लोज करेंगे K1 को, तो इस इंडक्टर का कोई मीनिंग नहीं है। ये इंडक्टर एक नॉर्मल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हमने K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही K2 को हम क्लोज करेंगे बेटा, जैसे ही K2 को हमने क्लोज करेंगे तो उसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन ऑलरेडी हम जानते हैं। डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 e की पावर -R/L इंटू टी, e की पावर -R/L इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो आई नॉट का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. आई नॉट मतलब इनिशियली करंट कितना था 0.1 एम्पियर, विच इज इक्वल टू 0.1 ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी. तो हमें किस टाइम पे पूछा गया है? 1 मिली सेकेंड पे हमें पूछा गया है. तो टाइम का वैल्यू आप रखोगे 1 मिली सेकेंड मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स. आर का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एल का वैल्यू भी हमें पता है. सो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू. हमें करंट का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करके देखो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे. और क्वेश्चन में एक चीज़ आपको गिवन है कि e की पावर 5 का वैल्यू आपको गिवन है. इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसा डेटा गिवन रहेगा. e की पावर 5 का वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150. क्वेश्चन में ऐसा गिवन है आपको, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा डेटा आएगा e की पावर 5 जहाँ पे आपका बचेगा, जिसका वैल्यू आपको 150 सब्सटीट्यूट करना रहेगा और फिर आपको करंट का वैल्यू का आंसर निकालना रहेगा. ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को यहाँ से कितना करंट आ रहा है. मितेश ने आंसर निकाल दिया है और वंश ने भी निकाल दिया है. दोनों ने आंसर निकाल दिया, बाकी भी निकालेंगे जल्दी से. 0.67 मिली एम्पियर. यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर. current will be 0.67 milliampere. 0.67 milliampere will be 0.67 milliampere. Done? All of you have done this? Come on to question number 8. JEE Mains 2014. Question number 8. JEE Mains 2014. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. JEE Mains 2014 का क्वेश्चन है. LR सर्किट पे ही है. In a circuit shown here, the point C is kept connected to a point A till the current is flowing through the circuit. अब इस तरह का आपको एक सर्किट दे रखा है. This is your point A and this is your point C. This is the resistor and this is the inductor. इस तरह का हमें एक सर्किट दे रखा है. इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन एक बार देखो. इन अ सर्किट शोन हियर द पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कांस्टेंट. मतलब ए पॉइंट को सी पॉइंट से तब तक हमने कनेक्ट करके रखा जब तक हमारा करंट कांस्टेंट नहीं हो जाता. कांस्टेंट जब हमारा करंट हो जाएगा तो इंडक्टर हमारा वायर की तरह बिहेव करने लगेगा. ये हम सबको पता है. मतलब वो घुमा फिरा के फिर से वही चीज़ बताना चाह रहा है. मतलब ए पॉइंट को हमने सी पॉइंट से कनेक्ट तब तक करके रखा जब तक हमारा करंट सर्किट में कांस्टेंट नहीं हो जाता. ठीक है. आफ्टरवर्ड सडनली द पॉइंट सी इज डिसकनेक्टेड. उसके बाद सडनली पॉइंट सी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया फ्रॉम द पॉइंट ए एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी. अच्छा, उसके बाद हमने बी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया. अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको दे रखा है. यहाँ पे एक और कनेक्शन दे रखा है. दिस पॉइंट इज योर बी पॉइंट. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव कनेक्टेड टू पॉइंट बी. तो जैसे ही सी और बी कनेक्ट हो जाएंगे तो वापस आपकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, है ना. पहले हमने ए से कनेक्ट किया, करंट को कांस्टेंट कर दिया, फिर बी से कनेक्ट कर दिया. Then the ratio of the voltage across the resistance and the inductor at T equal to L by R will be, है ना. तो हमें इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इंडक्टर के अक्रॉस और रेजिस्टर के अक्रॉस एट टाइम T equal to L by R. इन दोनों का रेशियो कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट.
है ना, रेशियो कितना हो जाएगा, बात समझ आई? उन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो, लंबे समय तक आपने क्या किया, इसको कनेक्ट करके रखा, तो जब करंट कांस्टेंट हो गया फिर हमने क्या किया, इस सी पॉइंट को इस बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सी को बी से कनेक्ट किया तो हमारा ये वाला सर्किट बन गया, ये सर्किट हमारा एलआर सर्किट बन गया। अब सपोज करो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल वीएल है, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल वीआर है, तो नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। क्या ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के देखो, वी आर प्लस वी एल विच इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी आर इज इक्वल टू माइनस वी एल, और दोनों का रेशियो अगर आप लोगे यू विल गेट -1। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? -1 के बराबर। ठीक है, तो देखो -1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, जेई मेंस 2013। क्वेश्चन नंबर 9, जेई मेंस 2013। क्वेश्चन नंबर 9, जेई मेंस 2013। ठीक है, इन एलसीआर सर्किट एज शोन इन द फिगर। देखो फिर से आपको एलसीआर सर्किट दे रखा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन देखो कितने बार रिपीट हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेके। ठीक है, देखो ये वोल्टेज आपको बैटरी दे रखी है, यहाँ से हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है, यहाँ से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये आपकी की कनेक्टेड है। ठीक है, सिमिलरली इसको हमने यहाँ इंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज सी। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको स्विच दे रखी है, 2 की आपको दे रखी है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट पढ़ने से ही सॉल्व हो जाते हैं। कई लोग तो ये सर्किट को देख के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करते। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, ऐसे बड़े बड़े सर्किट्स में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। ठीक है, जितना बड़ा सर्किट आपको लग रहा है उतना सिंपल उसका आंसर होगा। चलो देखो, इन एलसीआर सर्किट बोथ द स्विचेस आर ओपन। इनिशियली दोनों स्विच देखो ओपन है, स्विच 1 और स्विच 2। ठीक है, नाउ द स्विच 1 एंड S2 आर क्लोज्ड। अच्छा, फिर हमने दोनों को क्लोज कर दिया, S1 को भी और S2 को भी। Q charge is on the capacitor and T is equal to RC is the capacitance time constant। कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q, और कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट भी दिया हुआ है हमें। कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q, और कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है RC के बराबर। is the capacitance time constant, then which of the following statement is correct? पहला स्टेटमेंट देखो, work done by the battery is half of the energy dissipated in the inductor। मतलब जो बैटरी वर्क करेगी which is half of the energy dissipated in the resistor। Second is at t equal to tau q is equal to cv by 2। अब ये स्टेटमेंट्स थोड़े अच्छे दे रखे हैं, आपको केयरफुली सारे स्टेटमेंट रीड करने पड़ेंगे।
देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, क्योंकि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता जा रहा है। टाइम के साथ कैपेसिटर में चार्ज जो हो रहा है वो स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली कुछ करंट आपका इंडक्टर में भी जा रहा है, इंडक्टर में भी आपका कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो रहा है। लेकिन अभी हमें इंडक्टर से रिलेटेड ऑप्शंस नहीं दिए हुए, ऑप्शन में हमें कैपेसिटर के बारे में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इंडक्टर को चेक नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैपेसिटर को चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करना है, ठीक है। अगर इंडक्टर पे ऑप्शन दिया होता तो हम इंडक्टर का भी इक्वेशन यूज़ करते। यहाँ पे हमें कैपेसिटर के ऑप्शन सारे दे रखे हैं, तो हम कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे। देखो कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन और इंडक्टर की चार्जिंग इक्वेशन दोनों बिल्कुल सिमिलर होती है ना, दोनों बिल्कुल लगभग सिमिलर होती है। कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन कैसे लिखते हो आप, Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। और इंडक्टर की जो चार्जिंग इक्वेशन होती है वो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अच्छा, ये आर बाई एल को जब आप नीचे की तरफ ले जाओगे ना तो यही आपका टाइम कांस्टेंट होता है टाउ। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, where tau is equal to L by R in case of inductor and your tau is equal to RC in case of capacitor। टाइम कांस्टेंट अलग होता है। कैपेसिटर की जो इक्वेशन होती है चार्जिंग की, उसमें जो टाइम कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, RC के बराबर। और इंडक्टर की जो चार्जिंग इक्वेशन होती है वहाँ पे हमारा टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, L बाई आर के बराबर। बात समझ आई रही आप। बाकी अगर आप इक्वेशंस कंपेयर करो तो लगभग सिमिलर है। देखो Q इज इक्वल टू सी वी को मैं Q नॉट बोल सकता हूँ, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और इंडक्टर की देख लो बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन है, ज़्यादा कोई अंतर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर की आप इक्वेशन यूज़ कर लो, कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन यूज़ करके देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ज़रा बता दो। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग, है ना, एट टी इक्वल टू 2 टाउ। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। टी इक्वल टू 2 टाउ पे हमारा चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, सी वी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन बचा है एलआर सर्किट का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एलआर सर्किट 1999, जेई मेंस 1999, आपके पैदा होने से पहले का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होगा क्योंकि आपका जन्म तब नहीं हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होगा क्योंकि उस टाइम आप पैदा ही नहीं हुए थे ना। आपके पैदा होने से पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जेई में, सबके सब बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, आपने देख रखा है। देखो, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी, कॉइल का इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है 8.4 मिली हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 ओम, इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। इसको हमने 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर एट अप्रोक्सीमेटली टाइम। इस कॉइल में जो करंट होगा, अच्छा कॉइल की बात कर रहे हैं, इस कॉइल में जो करंट होगा बेटा 1 एम्पियर के बराबर होगा। किस टाइम पे बराबर होगा, किस टाइम पे इस कॉइल में करंट जो होगा वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली देखो चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे, हम सबको पता चल रहा है बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपका जो इंडक्टर है वो चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग की इक्वेशन वी विल यूज I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, मतलब बहुत लंबे समय तक जब आप करंट को पास करोगे तो ये इंडक्टर आपका सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो उस टाइम पे जो हमें करंट मिलेगा वो आई नॉट मिलेगा। आई नॉट का वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 12/6 विच इज़ 2 एम्पियर। आई नॉट का वैल्यू डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा 12/6 विच इज़ 2 एम्पियर। आई नॉट इज़ दैट करंट when you have passed the current for a long period of time. For a long period of time the inductor will behave as a simple wire, simple conducting wire. इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाता बहुत लंबे समय तक के लिए, मतलब जब आपका t इन्फिनिटी को टेंड हो जाता है तो आपका आई नॉट के बराबर हो जाता है। चलो आ जाओ इधर, आई नॉट का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे हमारा करंट का वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल, रेजिस्टेंस का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू -6 अपॉन एल, इंडक्टेंस इज ऑल्सो गिवन 8.4 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी इंटू टी। यहाँ से हमें टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बताओ। All of you will solve this. This is the last question of your LR and LC oscillation. यहाँ पे हमने जेई मेंस के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लिए, मेंस के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो गए, और ऑल्टरनेटिंग करंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमने देखो बेटा क्या क्या कवर कर लिया है, हमने ये सारे सेक्शन कंप्लीट कवर कर लिए जेई मेंस के, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। मेंस लेवल के मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए 1999 तक। ठीक है, तो मेंस के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जेई के। कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया यहाँ पे, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा कवर हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पूरा कवर हो गया, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी क्वेश्चंस हमने सारे सॉल्व किए, और ऑल्टरनेटिंग करंट के भी हमने मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो 6 और 7 टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोग NCERT खाली करोगे बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। मेंस के लिए भी सिर्फ NCERT करके जाना है। NCERT के भी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जो 5 से 6 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो करने, और जो थ्योरी मैंने क्लास में पढ़ाई है वो करनी, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो अगली क्लास में बेटा हमारा पूरा ऑप्टिक्स चलेगा, मतलब मॉर्निंग में भी ऑप्टिक्स हम चलाएंगे और इवनिंग क्लास में भी हम ऑप्टिक्स ही करने वाले हैं। मॉर्निंग में हम ऑप्टिक्स की थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स देखेंगे और इवनिंग क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी आपका होगा तो हमारा प्योर ऑप्टिक्स चलने वाला है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशंस में ऑप्टिक्स ही चलाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला सेक्शन और ऑल्टरनेटिंग वाला सेक्शन दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? यस बेटा, वेरी गुड।
चलो बताओ इसका आंसर कितना आया, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी। पहले मुझे आंसर निकाल के बताओ टाइम कितना आ रहा है, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करो। बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी नहीं कर रहे। यस डन। वन मिली सेकेंड के अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ रहा है, मितेश सैनी का आ रहा है। यस बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। 1 मिली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आप वर्कआउट करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे e की पावर -5, e की पावर -6, e की पावर 7, इन सब का कैलकुलेशन कैसे करते हैं फास्टली, है ना। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लॉगरिथम की और एक्सपोनेंशियल की। कुछ टर्म्स आप देख लेना, कुछ मैथमेटिक्स इसकी देख लेना, ताकि इनका कैलकुलेशन कैसे हम फास्टली कर सके, है ना। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको पता होगा और कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो वो भी एक इशू आ जाएगा, आंसर कैसे मैच करेंगे, है ना। तो फिर हमें ऑप्शन से वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर मान लो आपको इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है और आप यहाँ तक एग्ज़ाम में पहुँच चुके हो, आप इस इक्वेशन पे पहुँच गए हो, तो फिर आप टी की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखो। 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, जो भी ऑप्शन में आपको दी हुई है, और उससे चेक कर लो कि क्या आंसर आपका सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा फिर। तो कई बार आपको इस तरीके से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है आप सॉल्व कर पाओ चीज़ों को, तो ऑप्शन के थ्रू भी हम उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला और ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। इसके अलावा मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, वो वाले आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। और अभी मेंस लेवल के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो। पहला टारगेट ये रखो कि मेंस लेवल के हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी एडवांस लेवल पे बिल्कुल मत जाओ, मेरा सजेशन खाली आपको यही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें हर टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व कर जाओ, हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज उसको कवर करो। और जो जो पॉइंट्स पे आप अटक रहे हो उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ, कि जो जो पॉइंट्स आपको याद नहीं हो रहे हैं उसको एक अलग से अपनी डायरी बना लो, उसमें वो सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ, है ना। तो अब ये 2 महीने आपको अपनी डायरी को मेंटेन करना है, डिफरेंट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करने हैं। और जो जो क्वेश्चंस में मान लो दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, और जो पॉइंट, कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद ही रखनी होती है ना, जिसके पीछे का लॉजिक नहीं होता, दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली, तो उस पॉइंट्स को अपनी डायरी में नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। ऐसा अगर आप कर लोगे तो 2 महीने के अंदर आपकी एक बहुत बढ़िया सी डायरी तैयार हो जाएगी, शानदार, जो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। नोट्स वगैरह तो आप बनाते ही जा रहे हो, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग,
जो आप रोज़ के लेक्चर सुनते हो, उसके नोट्स प्रिपेयर करते हो, दैट इज़ वेरी गुड, वो तो चलते ही जाना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी एक डायरी भी मेंटेन करो जिसमें आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में लिखो, है ना, मेंस के प्रीवियस ईयर के या फिर नीट के, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो तो नीट के प्रीवियस ईयर, मेंस के कर रहे हो तो मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस डायरी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? यस। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। बोले सर कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से तैयारी करें, और कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है मान लो तैयारी करने में या फिर नोट्स बनाने में या फिर कॉपी करने में, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, मान लो इक्वेशन नहीं जब समझ आ रही तो पूछ सकता है। नो डाउट्स? चलो, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एन्जॉय द क्रिसमस एंड वी विल बैक आफ्टर द क्रिसमस। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।